अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तारिक है और आज हमने चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ मिनट हैंड ऑफ योर रिस्ट वॉच। कि जो रिस्ट वॉच है उसके मिनट हैंड का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या डिफाइन किया जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को आप एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हमने एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर मिनट हैंड ऑफ रिस्ट वॉच देखना है। तो आप जानते हैं कि जो मिनट हैंड होती है जो घड़ी की, वो 1 घंटे के अंदर एक पूरा चक्कर कंप्लीट करती है। इमेजिन आपके पास ये अगर कोई भी रिस्ट वॉच है, तो अगर यहां से हम इसको शुरू कर लें, ये अगर आपके पास मिनट हैंड है तो ये मिनट हैंड ऐसे एक चक्कर कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लेती है उसको आप कहते हैं जी, वो टाइम आपके पास 1 आवर होता है। इसमें ये 1 घंटे में अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगी और अगला चक्कर कंप्लीट करने के लिए अगेन उसको 1 घंटा लगेगा और उससे अगले चक्कर को कंप्लीट करने के लिए अगेन उसको एक पूरा घंटा लगेगा। तो यहां से हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं कि जो मिनट हैंड होती है वो हमेशा 1 घंटा लेती है फॉर 1 रेवोल्यूशन, या 60 मिनट्स लेती है फॉर 1 रेवोल्यूशन। तो इस मीन इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है? यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है। इट्स मीन उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म या कांस्टेंट हो जाए वहां पे आपके पास एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पे ये बात लिखी हुई है, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिस्ट वॉच इज 0। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। क्यों? दिस इज बिकॉज द मिनट हैंड मूव्स एट अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। ये क्या करती है? कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ मूव करती है, जो कि 1 घंटे में अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगी। कंप्लीटिंग 1 फुल रेवोल्यूशन 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन एवरी 60 मिनट। एक 60 मिनट में वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करेगी। सिंस एंगुलर एक्सेलरेशन रेफर्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता है। हेंस एंड देयर इज नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड ऑफ द वॉच। क्योंकि मिनट हैंड पे में कोई भी वेलोसिटी का चेंज नहीं आ रहा, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज कोई नहीं आ रहा, सो इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अगर कोई भी मिनट हैंड है, इवन सेकंड हैंड है या आवर हैंड है, सबके लिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना है? 0 होना है। ये आप बात याद रखिएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आपने चैप्टर अगर आपने शुरू की सारी वीडियोस देखी होंगी तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा आसान होगा। इसमें कह रहे हैं कि डिफाइन द फॉलोइंग एंगुलर क्वांटिटीज। नंबर 1 आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना है, फिर एंगुलर वेलोसिटी को, फिर एंगुलर एक्सेलरेशन को आपने डिफाइन करना है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होती है, कोई भी बॉडी सर्कुलर या रोटेशनल मोशन कर रही होती है, इमेजिन ये कोई भी पार्टिकल है जो कि इनिशियली इस जगह पे मौजूद है। अब ये पार्टिकल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करके जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे दरमियान में बनने वाला जो एंगल होता है उसको आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, द एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस। वो एंगल जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एक्सिस, उसको आप क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इसको डिनोट किया जाता है थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को आप थीटा से डिनोट करते हैं। और इसकी अगर यूनिट्स लिखनी है तो इसकी यूनिट्स जो होंगे, यूनिट्स इसके एसआई यूनिट्स रेडियन होते हैं, और नॉन एसआई यूनिट्स इसके डिग्री भी हो सकते हैं, और रेवोल्यूशंस भी इसके नॉन एसआई यूनिट्स हो सकते हैं। तो क्योंकि उन्होंने सिर्फ डेफिनेशन को पूछा है तो आप इसको सिर्फ डिफाइन कर लें। नेक्स्ट जो आपके पास क्वांटिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? देखें, डिस्प्लेसमेंट में चेंज का नाम वेलोसिटी होता है, क्योंकि यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज आएगी उसको आप एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो टाइम के रिस्पेक्ट से जो चेंज आएगी उसको आप क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है।
एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं और मैथमेटिकली इसको आप डिफाइन कर सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये क्योंकि रेट ऑफ चेंज है, देखें रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, तो थीटा को टाइम से डिवाइड कर दो तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ओमेगा, या ओमेगा थीटा में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। नेक्स्ट जो चीज है वो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। अच्छा, अगर इसकी यूनिट्स भी आपने लिखने हैं तो आपको पता है थीटा के यूनिट्स क्या होते हैं, इसके यूनिट्स थीटा के रेडियन होते हैं और टाइम के सेकंड हो जाएंगे, तो उसको आप लिख सकते हो रेडियन पर सेकंड, इसके एसआई यूनिट्स होंगे। नॉन एसआई में आपके पास डिग्री पर सेकंड हो सकते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड एंड रेवोल्यूशन पर मिनट भी इसके नॉन एसआई यूनिट हो सकते हैं। लास्ट में हमारे पास इस क्वेश्चन में एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम को आप क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको डिफाइन किया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज किसके रिस्पेक्ट से, टाइम के रिस्पेक्ट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द रेट। रेट सिंपली अगर आए फिजिक्स में तो आप समझ जाया करें कि यहाँ पे टाइम से डिवीजन की बात हो रही है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में चेंज टाइम के रिस्पेक्ट से क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसको आप अल्फा से डिनोट करते हैं और मैथमेटिकली इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। तो यहाँ पे इसकी ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी के एंगुलर वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अगर आप इसकी यूनिट्स लिखना चाहते हैं तो आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट्स होती हैं रेडियन पर सेकंड और टाइम की अगेन सेकंड, यही सेकंड ऊपर आ जाएगा तो इसकी यूनिट्स हो जाएंगी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, जो कि इसकी एसआई यूनिट्स है। नॉन एसआई के लिए रेडियन की बजाय आप डिग्री और रेवोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं एंड टाइम के लिए मिनट और आवर्स भी यूज कर सकते हैं, तो ये इसकी नॉन एसआई यूनिट होंगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें कहा गया है कि डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद दूसरे पार्ट में कहा गया लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी एंड थर्ड पार्ट में कहा गया लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लेक्चर नंबर 5 देखें, इसी सीरीज का अगर आप लेक्चर नंबर 5 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर वहां से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने क्या करना है, इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 5 देख लेना है, वहां पे इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रेज करके क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर यहाँ पे लिख लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इज सेंट्रीपिटल फोर्स अ फंडामेंटल फोर्स। क्या सेंट्रीपिटल फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स है, और फोर्स प्रोवाइडेड बाय एनी फंडामेंटल फोर्सेस, या इसको कोई और फंडामेंटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। कैन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका आंसर क्या है जी, सेंट्रीपिटल फोर्स एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है, बल्कि ये बाकी जो फोर्सेस हैं उनसे मिलकर ये फोर्स बनती है। देखें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है, वो फोर्स जो किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव करने पे मजबूर करे या कंपेल करे, उस फोर्स को आप सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट फोर्सेस प्रोवाइड करती हैं। जैसे अगर आप किसी रस्सी के साथ एक मास को अटैच करके ऐसे हर्ल करें तो वहां पे जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होगी वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। और इसके अलावा जब कोई प्लैनेट सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो वो भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है, तो वहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स होती है वो चार्ज पार्टिकल पे एक्ट कर रही होती है और वो उसको मजबूर करती है वो सर्कुलर पाथ पे मूव करे। इट्स मीन वहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इटसेल्फ एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। फंडामेंटल फोर्सेस वो हैं जो कि यूनिवर्स की जितनी भी इंटरेक्शंस होती हैं उनको गवर्न कर रही होती हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फंडामेंटल फोर्स नहीं है। ये बाकी जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं वो हाँ एज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती हैं कुछ सिचुएशन में। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। ये क्या है, एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है। इट इज रिजल्टेंट फोर्स
ये क्या है, एक रिजल्टेंट फोर्स है रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। ये वो फोर्स है जो किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मूव कराती है। इट इज प्रोवाइडेड बाय अदर फंडामेंटल फोर्सेस। ये इनको कौन ये सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड करता है, बाकी फंडामेंटल फोर्सेस प्रोवाइड करती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, जो कि सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल, फॉर प्लैनेट ऑर्बिटिंग द सन सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। जब कोई भी प्लैनेट अर्थ के सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है, इमेजिन ये सन है, ये कोई भी प्लैनेट है, ऐसे घूम रहा है, तो यहाँ पे जो फोर्स इनको कंपेल करेगी कि वो सर्कुलर पाथ पे मूव करें, वो आपके पास कौन सी फोर्स होगी, वो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। इसके बाद क्या है, अ कार राउंडिंग अ कर्व, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे कि आपने बेंडिंग ऑफ रोड में भी इस चीज का तज़किरा सुना होगा कि जब कोई भी कार किसी भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है, तो उस सर्कुलर पाथ पे मूव कराने के लिए या उस पाथ पे उसको रखने के लिए हमें दो काम करने पड़ते हैं, या दो तरह से हम उसको उस सर्कुलर पाथ पे रख सकते हैं। पहला काम क्या है जी, कि हम उसकी स्पीड स्लो करें, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, और हायर स्पीड पे जो बेंडिंग ऑफ रोड होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है। तो यहाँ पे देखिए लोअर स्पीड पे कौन सी फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे दूसरी जो फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन, और इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स, ये तमाम फोर्सेस क्या करती हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, देयर आर जनरली डबल टायर्स इन हैवी vehicles in one side of axle, will its moment of inertia be different that of single tire? कुछ हैवी गाड़ियों की या व्हीकल के एक्सेल के एक साइड पे क्या होते हैं, डबल टायर्स होते हैं, तो डबल टायर्स की सूरत में क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट होगा सिंगल टायर के मुकाबले में? तो इसका आंसर है यस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डेफिनेटली यस, उसका ज्यादा हो जाएगा या डिफरेंट होगा सिंगल टायर के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो डिपेंड करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डिपेंड करता है मास पे एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो ये मास पे एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। जैसे ही आप एक्स्ट्रा टायर ऐड कर लेंगे तो वहां पे, क्योंकि एक्सेल से जो एक्सेल के अराउंड जो मास है वो भी बढ़ेगा, और साथ में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका आंसर क्या लिखा है, यस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वुड बी डिफरेंट विद डबल टायर्स। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन बोथ मास एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस चीज पे डिपेंड करता है, मास एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। फिर बाय एडिंग अ सेकंड टायर to one side of axle we increase the mass further from axis। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही एक्सेल के एक साइड पर टायर्स को डबल कर लेते हैं तो वहां पे मास को हम इंक्रीज करते हैं, which raises the moment of inertia as compared to single टायर, जिसकी वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा सिंगल टायर के मुकाबले में। ठीक है, द डबल टायर का फायदा क्या है? अब इसके जो एडवांटेजेस हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं जी। एक ही एडवांटेज लिखा है, द डबल टायर इंक्रीजेस, या डबल टायर क्या करता है, हेल्प इन स्टेबलाइजिंग हैवी व्हीकल्स। ये क्या करता है, डबल टायर्स हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग हैवी व्हीकल्स। जब भी कोई हैवी व्हीकल मूव करती है तो उसके जो नंबर ऑफ टायर्स जितने ज्यादा होंगे तो उसके ऊपर जितना भी वेट होगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वजह से जो हैवी व्हीकल है उसकी रोड ग्रिप बेहतर हो जाएगी और वो ज्यादा स्टेबलाइज रहेगी, और उसके हर एक हिस्से के ऊपर इवनली वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिसकी वजह से वो ज्यादा स्टेबल होगी। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि व्हाई इट इज बेस्ट टू हैव ब्लेड्स रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर हेलीकॉप्टर हैविंग टू सेट ऑफ ब्लेड्स। किसी हेलीकॉप्टर के अगर 2 सेट्स ऑफ ब्लेड्स हैं तो उनका अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना क्यों ज्यादा बेस्ट या बेहतर होगा?
तो देखिए जब भी कोई चीज रोटेट करती है तो उसके रोटेशन की वजह से वहां पे एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, या आप कह सकते हैं वहां पे एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होता है। तो आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम अपने आप को कंजर्व रखता है। तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए वो जो ब्लेड्स हैं या जो उसके रोटर्स होंगे या पर होंगे, जब वो रोटेट होंगे तो वहां पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा, या आप कह सकते हैं कि वहां पे एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। एंड एंगुलर मोमेंटम क्या कराएगा, उस हेलीकॉप्टर को एक साइड पे घुमाएगा। जैसे जिस डायरेक्शन में, लेट्स सपोज ये एक हेलीकॉप्टर है जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ही सेट ऑफ यहाँ पे इसके जो पर हैं या एक ही तरह के एक ही सेट ऑफ ब्लेड्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये अगर इस डायरेक्शन में इसकी रोटेशन है तो इस रोटेशन की वजह से एक एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से या आप कह सकते हैं इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से ये जो हेलीकॉप्टर है जिस डायरेक्शन में आपके पास इसके पर रोटेट हो रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में इस हेलीकॉप्टर को ऐसे रोटेट होना पड़ेगा टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, या फिर टॉर्क की वजह से उसको इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट होना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से ये हेलीकॉप्टर ऐसे जिस डायरेक्शन में जो इसके रोटर्स हैं रोटेट हो रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये रोटेट होने लग जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है, आपके जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसमें डबल सेट्स ऑफ ब्लेड्स लगाए जाते हैं। लेट्स सपोज ये एक प्राइमरी सेट ऑफ ब्लेड है जो कि लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास एंटी क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन है, तो निचला जो सेट ऑफ ब्लेड होगा ये काउंटर क्लॉकवाइज इसकी रोटेशन होगी। तो जो टॉर्क यहाँ पे इसने या जितना इसने एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस किया उसको इनकाउंटर करने के लिए ये एंगुलर मोमेंटम को प्रोड्यूस करेगा या ये टॉर्क को इनकाउंटर करेगा, जिसकी वजह से ये जो हेलीकॉप्टर है ये क्या होगा, ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है, हेलीकॉप्टर हैव टू रोटर्स टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल टॉर्क। तो इसमें क्या होते हैं, दो हेलीकॉप्टर के दो तरह के रोटर्स होते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल टॉर्क। द मेन रोटर प्रोवाइड्स लिफ्ट एंड प्रोपल्शन, कि जो मेन रोटर होता है वो क्या करता है, एक लिफ्ट प्रोवाइड करता है अपवर्ड। जब वो रोटेट होता है तो उसकी वजह से एक अपवर्ड उस पे हेलीकॉप्टर के ऊपर अपवर्ड एक फोर्स लगती है जिसको आप लिफ्ट कहते हैं, और उसकी वजह से हेलीकॉप्टर ऊपर मूव करता है। व्हाइल द सेकंड रोटर काउंटरएक्ट द टॉर्क जनरेटेड बाय मेन रोटर। अब मेन रोटर की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा, या आप कह सकते हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा। आप टॉर्क के बजाय एंगुलर मोमेंटम की बात भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो टॉर्क एंगुलर मोमेंटम जनरेट होगा उसको ये क्या करेगा, काउंटरएक्ट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस हेलीकॉप्टर को स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। विदाउट दिस डिजाइन हेलीकॉप्टर बॉडी वुड स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह, ये बात पहले मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इस डिजाइन की बजाय आप सिंगल रोटर को यूज करते हैं तो वहां पे क्या होगा, हेलीकॉप्टर की जो बॉडी है वो जो ब्लेड्स की डायरेक्शन है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगी, रोटेट होना शुरू हो जाएगी। और ये क्यों करती है, टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, ताकि वहां पे जो एंगुलर मोमेंटम है उसको कंजर्व कर सके। तो इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल सेट ऑफ रोटर्स या डबल सेट ऑफ ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है हेलीकॉप्टर्स के अंदर। सिंगल सेट से क्या होगा, जब वो रोटेट करेगा तो रोटेशन की वजह से जो हेलीकॉप्टर की बॉडी है वो इसको उसकी अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन या रोटेट होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पे डबल सेट ऑफ ब्लेड्स यूज करके इसको ज्यादा स्टेबल बना सकते हैं। तो यहां तक हमने 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब इससे आगे वाले क्वेश्चन के लिए हम इंशाल्लाह दूसरी वीडियो बनाते हैं, वहां पे बाकी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।